Hey everyone, welcome back to my channel. बच्चों, this is one stop solution for all your biology problem. बच्चों, आज हम एक नया सा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स. अब जब ये चैप्टर आपके ध्यान में आता है तो आपको एक केमिस्ट्री का भी बायोमोलिक्यूल ध्यान में आता है. डेफिनेटली दोनों में ही ये चैप्टर है, बट क्या दोनों सेम है? यस, अंदर का आप जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में डेफिनेटली वो टॉपिक सेम है, बट वहाँ पे केमिकल कंपाउंड के थ्रू पढ़ने वाले, यहाँ पे उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होता है. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. अगर आप इसके साथ साथ केमिस्ट्री वाला भी चैप्टर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपने से पढ़ सकते हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरणवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ये रहा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. उसके साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है आपको, आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर ऐड होना चाहते हैं तो पिंग मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम. आई विल ऐड टू द व्हाट्सएप ग्रुप. और बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स, व्हाट आर दीज बायोमोलिक्यूल्स? तो पहले इनको समझने से पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, राइट? बहुत सारे सेल. उन सेल्स के छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, यानी कि वो सेल भी किसी चीज़ से बन रहा है, राइट? वो बन किससे रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स, राइट? ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जाके एक सेल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इस थ्योरी को आपको प्रूव करने के लिए हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा है, ओरिजिन ऑफ अर्थ. ठीक है, वो कैसे ओरिजिन हुआ था? जब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना था, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू की थी. जब अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा काम डाउन होने लगा, वैसे वैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट किए, फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाए और फाइनली लाइफ एग्जिस्ट की अर्थ पे. बस उसी बेसिस पे प्रूवन है कि जो सेल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो कि मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं मेजरली. इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत माइन्यूट मात्रा में जो प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? कुछ इनमें मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा बायोमोलिक्यूल कंप्लीट होता है. ठीक है, बिना मेटल, नॉन मेटल के ऐसा कोई चीज़ नहीं इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा. ट्रेसेस में होगा लेकिन इट विल एग्जिस्ट. तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बायोमोलिक्यूल को बनाती हैं. तो बायोमोलिक्यूल बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि ये मेनली कार्बन से, हाइड्रोजन से, इन सब चीज़ों से बन रहा है. ठीक है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, राइट? सो बेसिकली हम यहाँ डेफिनेशन देखेंगे. बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब बात होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो सेल को बोला जाता है, और सेल को बनाने वाले होते हैं बायोमोलिक्यूल्स. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल इसलिए बोला जाता है दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग कंपोनेंट. तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे छोटा लिविंग कंपोनेंट देखते हैं, लेकिन जब हम बायोमोलिक्यूल्स पे आते हैं, दैट्स नॉट द लिविंग कंपोनेंट, दैट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके मिलने से एक लिविंग कंपोनेंट बन रहा है, राइट? चलिए, तो ये होते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो कि मिलके सेल को बनाते हैं, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, राइट है? क्लियर है जी? हाँ जी. चलिए, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, वैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सबसे ज्यादा, एटमॉस्फेयर तो नहीं है, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी ही पाया जाता है, राइट? 3/4 जो हमारा एरिया है अर्थ में, वो पानी से ही भरा हुआ है, राइट? महासागर हैं, ठीक है, महानदियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. वैसे ही हमारी बॉडी में भी 70% कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ पानी से बना हुआ है. तो उस पानी क्या है? सबसे अबंडेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है.
अगर इतना सारा पानी पाया जाता फिर हमें पानी की कमी क्यों होती है बेटा? इतना पानी रहता है, उसी तरह पानी ड्रेन भी होता रहता है बॉडी से, स्वेट के फॉर्म में, टीयर्स के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, बहुत से तरीके से पानी निकलता भी रहता है। अब 70% अगर बॉडी पानी से बनी है तो वो जो निकल रहा है उसको चाहिए भी ताकि वो बॉडी को सरवाइव कर पाए, इसलिए हमारे अंदर पानी की कमी महसूस होने लगती है जब भी हमारे अंदर एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, ड्राइनेस आती है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी मेन कंस्टिट्यूएंट है, उसकी कमी से ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता, इसलिए बोला जाता है प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, निखरी निखरी त्वचा रखनी है, ठीक है, क्लियर स्किन रखनी है, तो पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेवन करना थोड़े थोड़े देर पे। तो अगर आपको पानी पीने की आदत नहीं है, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, अगर मान लीजिए जैसे मेरी आदत है, मैं ना जब पढ़ाती हूँ आपको तब मुझे आदत है पानी पीना है, सही बता रही हूँ। जब मैं आपको कम पढ़ाती हूँ या मैं अभी काम में बिजी रहती हूँ या मैं हॉस्पिटल्स में रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मुझे पानी पीना है। तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर रखा है, वो टाइमर मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे बताता रहता है कि भाई मुझे पानी पीना है। तो ये मेरी आदत कुछ दिन तक बनी रही, ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 2-3 वीक्स के बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे पानी पीना है। तो ये चीज़ आप करके देखिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर बॉडी, तो उसको पीते रहना पड़ेगा। चलो, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड आते हैं, न्यूक्लियाइक एसिड। अब इसमें क्या क्या दिखा रहा है आपका? मेन बायोमॉलिक्यूल्स ये क्या है? मेनली ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये? मेनली मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। इसमें लिपिड आपका माइक्रो में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि लिपिड एक्चुअली माइक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन इसका जो नेचर है ये इजीली वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसके नेचर की वजह से ये सेपरेट आउट हो जाता है वाटर से, सॉल्युबल नहीं हो पाता, इसलिए इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स में ही गिन लिया जाता है, राइट? चलो, एनालिसिस केमिकल कॉम्पोजिशन, ये क्या कर रहे हैं अब हम? ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से बनी हुई है, और ये हम कैसे पता करेंगे? चलिए, इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है। कैसे? लिविंग टिश्यू को लेना, हमें एक लिविंग टिश्यू को लेना, जैसे कि आपने किसी फल ले लिया, किसी सब्जी को ले लिया, यहाँ लिवर दिया है, ठीक है, लिवर मत उठाने चल जाएगा, अभी फ्रूट और फल ही लेंगे, हमारे घर में वो मिल जाएगा। उसको क्या करेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड कर देते हैं एक मोटर और एक पेसल में, ठीक है, बढ़िया से ग्राइंड कर देंगे, एकदम चूरा चूरा करके एकदम मिक्स कर दो बढ़िया से। उससे क्या होगा? एक मोटा सा गाढ़ा सा लिक्विड बनेगा, राइट? कि वो पूरी उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व हो जाएंगे उसके लिक्विड में और कुछ कुछ रह जाएंगे। जब इनको फिल्टर करेंगे, जब छान देंगे छन्नी से, तो क्या होगा? 2 तरह के कंपोनेंट इसमें निकलेंगे। कौन से? एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो कि उस लिक्विड के साथ छन जाएगा नीचे, ठीक है, वो होंगे आपके ऑर्गेनिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या बोल रही हूं मैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, स्मॉल, जो बायोमॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होंगे, जिनका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे जो कि इसमें डिसॉल्व हो चुके होंगे, जैसे कि फॉस्फेट और सल्फेट। ये क्या होगा? इसी वाटर के केमिकल के कॉम्पोजिशन में डिसॉल्व हो गए होंगे, इसलिए एसिड के साथ ही बाहर फिल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से बायोमॉलिक्यूल्स निकले हैं? केवल माइक्रो वाले, क्योंकि वो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए वो इजीली एसिड सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल्स जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, मानो कि 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा होगा, वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और हमने अभी जो पीछे पढ़ा वो क्या थे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, राइट? एसिड इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे। और इनमें क्या आएगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी बड़े कार्बोहाइड्रेट थे, न्यूक्लियाइक एसिड, प्रोटीन। अब ये मुझे बताओ कि क्या हम लिपिड यहाँ लिखें? मैंने भी बोला लिपिड को ले लिया जाता है, ठीक है, बट उसको क्या माना जाएगा मैक्रोमॉलिक्यूल? बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? उसके नेचर की वजह से। अगेन, क्योंकि वो जो होते हैं वो आपके किसी भी कंपोनेंट में इजीली डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते,
इसलिए वो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ तैरते हुए रह जाते हैं उन्हीं पे, इसलिए इनको भी कंसिडर कर लिया गया है कि भले इनका वेट एक्चुअली 800 डाल्टन के अंदर ही होता है, लेकिन स्टिल इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल माना जाता है क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, लिपिड। देखो बायोलॉजी का पूरा साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, तो हर जगह जो एक्सेप्शन होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे हमारे एक्सेप्शन मिला पहला, तो लिपिड हमारा सबसे एक्सेप्शनली अलग क्या कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कि कम वेट का होते हुए भी मैक्रोमोलिक्यूल की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता है इजीली, राइट। चलिए, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हमने देख लिया बड़े बड़े मॉलिक्यूल, अब हमें ये देखना है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या बच जाता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, उनको कैसे मेजर करेंगे। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा रिस्की है, ठीक है, हर समय नहीं किया जाता क्योंकि इससे एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है, ये चीज़ों को बर्बाद करने वाला, लेकिन एक ट्रायल पे इसको किया गया है ताकि हमें पता चल पाए कि किन किन चीज़ों से कोई पर्टिकुलर चीज़ बनी हुई है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट दैट सेपरेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऐश। ऐश कब बनता है? जब कोई चीज़ बर्न आउट कर देते हो, बर्न आउट होने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको ऐश कहते हैं, यानी कि राख। राख कहते हैं ना, कोयला जल गया राख बच गया, कागज जल गया राख बच गया। हाँ, ठंडियों के मौसम में मुझे नहीं पता कितने बच्चे लगाते हैं, लेकिन हमारे घर में वो लकड़ियों की अंगीठी लगाते हैं, उसमें हाथ सेकते रहते हैं, फिर रात लास्ट में राख बचता है और उस राख का भी उपयोग होता है। काम मज़ेदार चीज़ है। हमारे यहाँ हमारे घर में बर्तन धुलने के लिए उस राख का यूज़ होता है कि भाई कढ़ाइयाँ और जो तवे होते हैं वो एकदम चमका देते हैं वो, ठीक है। अब तो भाई नॉन स्टिक का वो आ गया है ट्रेंड, पहले लोहे के बर्तन चलते थे, तो दैट वाज मतलब लोहे के बर्तन इज़ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की क्वांटिटी आपको मिलती है। अगर लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाएंगे या लोहे के तवे पे रोटी सेकते हैं तो उसमें आयरन का कंटेंट भी आता है। बेसिकली जब हम सब्जी बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में तो वो थोड़ी काली हो जाती है क्योंकि लोहा अपना आयरन छोड़ता रहता है, राइट। लेकिन हमें क्या है, हम तो भाई हैं मॉडर्न बच्चे, हम देखेंगे काली काली सब्जी, मम्मी से कहेंगे क्या बनाई, मैं तो नहीं खा रही, तो जल वल गया लग रहा है। बट हम क्या, हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी लोग खिला दी तो बेटा प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा, सब मिलेगा, तो खा लेते थे और आज भी खा लेते हैं। लेकिन हमारी जो अगली जनरेशन है, आप भी हो सकते हो उसमें से, जो कि देखती है कढ़ाई वढ़ाई में काला काला सब्जी तो फिर मना कर देती है, मैं तो नहीं खा रहा हूँ। या मेरा छोटा भाई है, वो नहीं खा सकता वो मतलब कढ़ाई में, मतलब लोहे की कढ़ाई का बना सब्जी, वो कहेगा अरे बाप रे तो बहुत काली हो गई है। तो बस वही है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारी पीछे की चीज़ छूटती जा रही है। हाँ, तो ऐश जो बर्नआउट होता है, ये राख बचती है जब कोई भी चीज़ जलने के बाद, तो उस राख में एक्चुअली आप वे कर सकते हो क्या क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या क्या एलिमेंट है जो जले नहीं और बच गए, राइट। ऐश इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू which remains back after all the organic compound is burnt। सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न हो गया रहता है तो सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट बच जाते हैं। उससे आप निकाल सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाएगा, ठीक है। एनालिसिस कैसे करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कंपाउंड या एलिमेंट को एनालाइज करके कि भैया क्या क्या जो चीजें बची हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है, उस हिसाब से कितने इनऑर्गेनिक चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, कितने मात्रा में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, एक कोई भी लिविंग टिश्यू लेना है, ये लिविंग टिश्यू की बात हो रही है, इसको ड्राई कर लो, एकदम सुखा लो ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए, एकदम ड्राई, एकदम सूखा, धूप में सूख के एकदम समझ लो कड़ा हो चुका है। अब उसको वे करेंगे, उसको वे करने के बाद उसका क्या निकलेगा, ड्राई वेट, इसको कहते हैं ड्राई वेट। जब नॉर्मल एक तरोताज़ा टिश्यू उठाते हैं जो पूरा फ्लैशी होता है, एकदम ताज़ा, उसमें पानी वानी रहता है, उसका नॉर्मल तरीके से वो जी रहा है, तो उसको कहते हैं उसका वेट वेट, मतलब उसका जो नॉर्मल वेट होता है। लेकिन जब उसमें से सब कुछ सुखा देते हैं, एकदम पूरी तरह समझ लो एकदम सूख के हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा आम की गुठलियाँ, ठीक है, जब आप आम काटते हो ताज़ा ताज़ा तो बड़ा ही एकदम गुठली एकदम जूसी सी होती है, लेकिन वही गुठली को कई दिन छोड़ दो, ऐसे बाहर रखी पड़ी है, कुछ दिन बाद देखोगे तो एकदम ड्राई हो जाती है, एकदम से में पत्थर बन जाती है ड्राई होके। तो वही वाला हालत है। तो ड्राई वेट लेना उसके बाद हमें, जब हम उसको वेट कर लेंगे उसके बाद
उसको पूरी तरह से जला देंगे। पूरी तरह से जलाने के बाद जब लास्ट में जो भी आउटपुट, जो भी राख बचेगी, ऐश बचेगा, उसको फिर स्टडी करना है। वो राख के अंदर ही सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे कंपोनेंट, और इस तरह इसका एनालिसिस किया जा सकता है सारे इनऑर्गेनिक पार्ट का। दिस इज डेफिनेटली अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बट इसी तरीके से ही अभी तक समझ में आया कि इसी तरीके से इनऑर्गेनिक एलिमेंट को जाना था, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, एक बार ट्रायल किया जाता है और उस पर कई रिजल्ट्स निकाल दिए जाते हैं। अब देखेंगे कंपोनेंट जो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के अंदर है। तो हाइड्रोजन हमारे अंदर है, कार्बन भी हमारे अंदर है, ऑक्सीजन भी हमारे अंदर है, नाइट्रोजन भी हमारे अंदर है, बहुत सी चीज़ें, सोडियम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सब चीज़ें हमारे अंदर। लेकिन जब जब नॉन लिविंग और लिविंग की बात करते हैं तो इनका कंस्टिट्यूएंट दोनों में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ पे जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, डेफिनेटली हैं, बट दोनों में क्वांटिटी अलग है। लिविंग में अलग क्वांटिटी में है वो प्रेजेंट, और नॉन लिविंग में अलग क्वांटिटी में। कैसे, चलो देखते हैं। तो नॉन लिविंग में हमने देख लिया अर्थ क्रस्ट यानी कि हमारा सॉइल, ठीक है, उसमें कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है और ह्यूमन बॉडी में कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है। जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो अगर 0.14 अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ह्यूमन बॉडी में 0.5% ही प्रेजेंट होता है। अब ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में है, ठीक है, हाइड्रोजन पंप होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन के फॉर्म में, बहुत से तरीके से हाइड्रोजन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा है कार्बन। कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, केमिस्ट्री का फेवरेट लाइन, कार्बन सब जगह है, कोई भी चीज उठा लो कार्बन है, पेंसिल में कहीं भी उठा लो कार्बन प्रेजेंट है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में, राइट, ज्वेलरी में ले लो, कहीं भी ले लो। हाँ, तो कार्बन की मात्रा कितनी कितनी है, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0.03% ही हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर 18.5% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। वेट के हिसाब से 18.5% होता है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एक एक सेल के अंदर, क्योंकि हर सेल बायोमोलिक्यूल से बना है और कार्बन सबसे मेजर पार्टिकल है हमारे बायोमोलिक्यूल का। हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो फूड आ रहा है, उसका कन्वर्जन भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, जो कि कार्बन का ही बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में बन रहा है कार्बन, ठीक है, ये सारी चीज में कार्बन प्रेजेंट है। वैसे ही ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन के बिना तो इंसान चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जितना भी एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ही एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा है, राइट। तो अगर अर्थ क्रस्ट में 46.6% आपका ऑक्सीजन देखा गया है, तो वहीं पे हमारे बॉडी के अंदर 65% वेट है आपके ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है, हर सांस में ऑक्सीजन जाना ज़रूरी है, राइट। अभी तो देख रहे हो कोविड में क्या हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लग रही है। सिलेंडर पे सिलेंडर लोग कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो इमीडिएट डेथ हो जाएगी, सैचुरेशन लेवल डिक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पे सैचुरेशन लेवल की बात आ रही है, मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है आपको ऑफ टॉपिक ले जाने का। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है बच्चों, बताओ। हम जो आजकल ऑक्सीमीटर ले लेके अपना उंगली दबा दबा के उसमें चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना हमारी बॉडी में। सैचुरेशन का मतलब क्या है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हमारे आरबीसी के अंदर अपने आप को कैरी कर पा रहा है। समझ रहे हो, कितना एफिशिएंटली आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी कर पा रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन कम करता है, मतलब कि आरबीसी ऑक्सीजन नहीं कैरी करने में, मतलब नहीं कैरी कर पा रहा, उतना सक्षम नहीं हो पा रहा, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। भले ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कुछ एटमॉस्फेयर में थोड़ी ना चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे बॉडी की कैपेसिटी में चेंज आ जा रहा है, ठीक है, वही होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत थोड़ा है, लेकिन स्टिल हमारे अंदर काफ़ी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटी है जिसकी में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हमारा जो वेस्ट होता है वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट होता है। हमारे अंदर बहुत सी साइकिल, अमोनिया साइकिल, बहुत सारी, वो सारी यूरिया साइकिल, वो इन्हीं नाइट्रोजन कंपोनेंट की वजह से चलती हैं।
सल्फर 0.03, अर्थ क्रस्ट में 0.3% होता है। सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं बहुत सारे, उसमें सोडियम भी बहुत यूज होता है। 2.8 अर्थ पे होता है, लेकिन हमारे अंदर काफ़ी माइन्यूट होता है, 0.2%। कैल्शियम बोन्स में बहुत जगह होता है, इसलिए हमें कहते हैं रेगुलरली हमें जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग हैं उनके अलावा दूध लेना चाहिए, राइट। 3.6 है अगर अर्थ पे, तो 1.5 है हमारे अंदर। मैग्नीशियम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंक्शनैलिटी में, प्लस राइबोसोम के अटैचमेंट में, ठीक है, आरएनए के फंक्शनिंग में, इन सब में आपके मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। ये भी बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, 0.1% है। और सिलिकॉन तो नेग्लिजिबल मात्रा में हमारे अंदर होता है, बाकी अर्थ क्रस्ट में काफ़ी मात्रा में सिलिकॉन होने लगा। आजकल तो लोग सर्जरी करके सिलिकॉन भरवाने लगे हैं भाई, ठीक है। तो बड़ा ही अद्भुत चीज़ें ह्यूमन बॉडी में, उनके बॉडी में नेग्लिजिबल से ऊपर सिलिकॉन होता है वैसे, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में देखा जा रहा है कि कैसे कैसे कंपोनेंट डिफर कर रहे हैं। अब ये क्या है, हमारे डिफरेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे लिविंग टिश्यू में है, या कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और दूसरे कंपाउंड जो कि इन सबसे मिल के बन रहे हैं या एक्स्ट्रा कंपोनेंट से मिल के बन रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे अंदर होना आवश्यक है। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। सारे कार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है उनको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो कार्बन कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल यानी कि सब या कह सकते हो आप सारे बायोमोलिक्यूल में कार्बन कंपाउंड तो प्रेजेंट होता ही है। पहला है माइक्रोमोलिक्यूल जिसका वेट 1000 डाल्टन, 800 से 1000 डाल्टन से कम होता है, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल का वेट 1000 से 10,000 डाल्टन से ऊपर ही होता है। ये क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होते। इसके एग्जांपल है अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसेक्राइड इसके हैं, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लियाइक एसिड, राइट। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। अभी इसके बाद देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि लास्ट टॉपिक है। अमीनो एसिड, शुगर, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं। किस तरह के, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सारी चीज़ें प्राइमरी मेटाबोलाइट कराती हैं, जो कि हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी वर्कआउट मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी देखे जाते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में, फंगस में, ठीक है, माइक्रोब्स में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी सिक्रीट आउट होते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे प्लांट्स में देख लो बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, टैनिन्स, लिग्निन, ये सारे क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है इस एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ताकि वो कोई भी वेस्ट को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। वेस्ट प्रोड्यूस करने के बहुत से तरीके, बट दीज आर वन ऑफ देम। तो ये इनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सेकेंडरी है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, दिस इज नेक्स्ट टू देयर प्राइमरी, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। जैसे कि पिगमेंट, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एल्केनॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी चीज़ें प्लांट खुद नहीं यूज़ कर रही, बट ये प्रोड्यूस कर रही है ताकि और अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाए, राइट। एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, जैसे लेमन ग्रास, यूकैलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल लेते हैं आप, टी ट्री ऑयल लेते हैं, बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं। टारपीन मिलता है आपको, जो कि आप जब पेंट करते हो तो टारपीन का तेल लगाते हो, उसके बाद पेंट करते हो। टॉक्सिन्स निकलते हैं बहुत सारे, लेक्टिन, ड्रग एंड पॉलीमरिक सब्सटेंस जैसे रबर, गम्स, सेल्यूलोज, ये सारे सिक्रीट आउट होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट आउट हो रहे हैं। तो यहाँ तक आप होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल समझ में आया होगा। कल हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स और वो किस तरह से क्लासिफाइड है, मोनोसेक्राइड में, ओलिगोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड में, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन लगा है, टेल मी इन ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए, डेफिनेटली ड्रॉप इन दी
कमेंट सेक्शन। बच्चों इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब। जो लोग नए आए और अभी तक नहीं किया है, जल्दी से वो लाल बटन दबा दो सब्सक्राइब का, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या नया यहाँ आ रहा है। एंड डेफिनेटली बेल आइकन ज़रूर दबाना है, जैसे ही कोई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हो गया हमारा क्विज टाइम, जिसमें मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, जिसका आपको देना है जवाब फटाफट। और जवाब कहाँ देना होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर। देखते कौन सबसे सही जवाब देता है। तो 4 बायोमोलिक्यूल्स का आपको नाम बताना है, ठीक है। जो मेन बायोमोलिक्यूल्स का नाम हम पढ़ते हैं, वो 4 बायोमोलिक्यूल्स का नाम मुझे आप बताओगे। सेकेंड क्वेश्चन इज डैश एंड डैश आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो 2 एग्जाम्पल जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स। टिल देन के लिए बच्चों पार्टी, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों अगले क्लास में मिलेंगे। टिल देन के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और कोविड को डिशुम डिशुम कर लेना है हमको, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।